ठीक है, फ्लड पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्डर इन द हाउस। चेयरमैन साहब, ऑर्डर इन द हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल लीडर ऑफ द हाउस ने जाते जाते ये कहा कि उनका सर जो है वो झुक गया क्योंकि शौकत तरीन साहब ने ऑडियो लीक पे जो कहा। तो मैं उनसे सवाल करता हूं, क्यों झुक गया? ऑडियो लीक जो है या ऑडियो टेपिंग जो है ये तो इलीगल है। एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को टेप कर दिया गया और फिर उसको लीक कर दिया गया। इसका लुबे लुबाब तो सिर्फ यही था ना, तैमूर झागड़ा ने एक खत लिखा फाइनेंस मिनिस्टर को कि 100 बिलियन रुपया हमें चाहिए जो आपने हमें वादा किया है। और बाय द वे फ्लड्स हैं और उसमें जो आपने सरप्लस की बात की है वो शायद मुमकिन ना हो। यही चीज थी ना। और जो टेप थी वो तो इलीगल थी, लेकिन अल्लाह अल हक है, उसने 3 हफ्ते के अंदर अंदर शीशा दिखा दिया इनको। ये कल जो परसों लीक्स हुई हैं इसके अंदर इनके बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं वगैरह उन्होंने जो बातें की हैं, क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं कि हम उसका कंटेंट जो है वो पब्लिकली डिस्कस करें? क्या ये सही चीज होगी? मैं पहली चीज के ऊपर अभी ये मेरा मौक़िफ़ है कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को टेप नहीं करना चाहिए जो भी कर रहे हैं। और अभी भी मेरा मौक़िफ़ यह है कि जो अभी लीक्स हुए हैं ये भी गलत है, बिकॉज इससे हमारी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। और अगर इनको कोई इनका सर झुका रहे थे मेरी वजह से, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि मेरा वालिद साहब जो थे वो अंग्रेज की जेल भी भुगता है उन्होंने पाकिस्तान के लिए, और हिंदुस्तान की जेल भी भुगती है उन्होंने पाकिस्तान के लिए। मैं जब हबीब बैंक में आया और मियां नवाज शरीफ ही मुझे लेके आए थे, उस वक्त मेरी तनख्वाह $1 मिलियन थी। उस वक्त मेरी तनख्वाह 6 करोड़ रुपया थी और महीने का 50 लाख रुपया मैं लेता था। यहां मुझे 1,75,000 दिया, टैक्स दे दिला के मेरे पास 25-30 हज़ार रुपया बचता था, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। और वो डूबा हुआ बैंक हबीब बैंक जो कि 10 अरब रुपए का लॉस करता था, उसको 3 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.5 अरब रुपए का किया। और आज वही चेयरमैन साहब, वही बैंक 40 अरब रुपए का प्रॉफिट करता है। जो वर्ल्ड बैंक की वाइस प्रेसिडेंट मीको थी, उन्होंने खत लिखा प्राइम मिनिस्टर को कि जो काम यहां हुआ है बैंकिंग में वो हम दूसरी जगह पे करेंगे। तो इसलिए उसके बाद 7th NFC अवार्ड करवाया, और कि 19 साल के बाद कोई और नहीं कर रहा था, और इनकी सबकी हुकूमतें आई। लेकिन और उसके बीच में जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रोल प्ले किया, लेकिन हमने वो भी करवाया। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं चेयरमैन साहब, रिसेंटली रिकॉर्डिंग, और आपको मालूम है उसके ऊपर क्या हुआ, कुछ उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। जब मैं आया तो मैंने उसका अपने डिसीजंस लिए और 11 अरब का जो हमें जुर्माना पड़ना था वो खत्म करवाया, और अब उसके बीच में 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये अगर शौकत तरीन है तो इसके ऊपर इस किस्म की जो एक किस्म की जो क्वेश्चनिंग है वो ना की जाए तो अच्छा है। मैं जरूर ये कहूंगा कि ये हमारी जो ब्रीचेस हो रही हैं इसको हम इन्वेस्टिगेट करें, और ये चीजें जो है हम मिलके ये पॉलिटिकल जो है इसके ऊपर उस पॉलिटिक्स ना करें और इससे ऊपर निकलें और इसको ठीक करने की कोशिश करें। अब मैं इकॉनमी पे आऊं। जनाबे वाला 2018 आया, 18 के बाद जब पीटीआई की हुकूमत आई, उससे पहले $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था।
और वो करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि आपकी जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी थी वो उसके बीच में फॉल्ट लाइंस थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 2014 में जब प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस गिरना शुरू हुई तो जो करेंसीज हैं वो सेफ्टी की तरफ जाती हैं, डॉलर की तरफ जाती हैं। तो डॉलर सब करेंसी के अगेंस्ट एक मजबूत हो गया, येन के अगेंस्ट मजबूत हुआ, यूरो के अगेंस्ट मजबूत हुआ, रेमिनबी के अगेंस्ट मजबूत हुआ। कोई ऐसी दुनिया की करेंसी नहीं थी जिसके अगेंस्ट वो मजबूत ना हुआ। लेकिन एक करेंसी ने कहा मेरे साथ तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और वो थी पाकिस्तान रुपी। पाकिस्तान रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट नहीं हुआ बल्कि एप्रिशिएट हुआ, और 104, 103, 104 के दरमियान रहा। उसका क्या नतीजा हुआ? पीपल्स पार्टी की हुकूमत $25 बिलियन का एक्सपोर्ट छोड़ के गई थी 2013 में, और उस वक्त बांग्लादेश की एक्सपोर्ट थी $27 बिलियन। ये एक्सपोर्ट जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, ओवर वैल्यूड रुपए की वजह से ये पहले 21 बिलियन गई, मतलब ये तो आप मतलब शास्त्री का टैंक बन गई, पिछला गियर लगना शुरू हो गया। और फिर जब हमारे डार साहब गए, क्योंकि ये इनका ही एक मंत्रा थी, तो उसके बाद मिफ्ता साहब ने और खाकान अब्बासी ने अपनी कुछ पॉलिसी चेंज की, उसकी वजह से 21 से वापस वो 24.5 बिलियन पे आई। लेकिन उस मीन टाइम क्या हुआ चेयरमैन साहब? मीन टाइम ये हुआ कि आपका क्या रुपया ओवर वैल्यूड था, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ गई। आपकी इंपोर्ट्स उन 5 सालों में $23 बिलियन से बढ़ गई। एक्सपोर्ट्स आपकी $10 बिलियन से कम हो गई। तो $33 बिलियन का एक किस्म से पाकिस्तान की इकोनॉमी को टीका लगा। मैं क्यों कहता हूं ये? इसलिए कहता हूं कि बांग्लादेश ने भी वही पॉलिसीज की, 27 बिलियन से 37 बिलियन पे चले गए वो, और आज वो तकरीबन 48 से 50 बिलियन डॉलर पे। तो हमें जो फ्लॉड पॉलिसीज थी, फ्लॉड पॉलिसीज ने हमारे लिए और एक मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ दिया। इसमें और चीजें देख लें कि 4.5 मिलियन टन पीपल्स पार्टी छोड़ के गई इनके पास गंदम के स्टॉक्स। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी तरीन साहब,
कंटिन्यू करें सर। चाहिए। तो जब पीटीआई की हुकूमत आई तो 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, और जाहिर है कि आपको मालूम है 10-12 बिलियन के तो लोन्स भी होते हैं, पे होते हैं, तो इसके लिए पैसे ही नहीं थे। और पीटीआई की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने दोस्त ममालिक गए, उन्होंने जितने भी पैसे इकट्ठे कर सकते थे, फाइनली ये नतीजा हुआ कि इससे काम नहीं चलेगा और आईएमएफ हमें जाना पड़ा। आईएमएफ की कड़वी गोली हमें खानी पड़ी और आईएमएफ ने बहुत हमारे ऊपर सख्त शराइत की, बिकॉज आपको पता है कि जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट उस वक्त क्या थी। तो जो वेस्ट था वो हमारा फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि मैं जब पहली दफा गया था आईएमएफ में 2009 में, तो उस वक्त हमारे ये लोग सारे फ्रेंडली थे और मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, बड़ी आसान शराइत पे। इस दफा इनको शराइत जो हैं वो जरा सख्त मिली। अभी ये इस चीज को स्टेबलाइज कर ही रहे थे कि मिस्टर चेयरमैन कोविड आ गया। 1 सेंचुरी में एक दफा ये इस किस्म की वबा आती है, और उससे ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी ने सफर किया, पूरी दुनिया ने, पूरी दुनिया की जो इकॉनमी जो नेगेटिव ग्रोथ में चली गई। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो प्रैग्मेटिक कोविड की पॉलिसीज थी, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया पाकिस्तान से बाहर, मतलब टॉप 3 मुल्कों का उन्होंने जब नाम लिया कि जिसने बेहतरीन तरीके से किया, उसमें पाकिस्तान एक था। और वो इन्वेस्ट करते रहे, वो हाउसिंग में इन्वेस्ट किया, वो सारा कुछ उन्होंने किया। उससे क्या हुआ? उससे चेयरमैन साहब 2021 और 2022 की इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। 2021 के बीच में 5.74 और 2022 में 6% की ग्रोथ हुई। और ये सिर्फ नहीं कि सिर्फ जीडीपी की टोटल ग्रोथ हुई, उसके बीच में एग्रीकल्चर हाईएस्ट ग्रोथ इन 17 ईयर्स। उसके बाद जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है एट 11.7%, हाईएस्ट ग्रोथ इन 17 ईयर्स। आपकी सर्विसेज का वही हिसाब है, हाईएस्ट आपकी एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट रेमिटेंसेस एट 31 बिलियन, और हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन। ये सारा कुछ जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सब कुछ हुआ क्योंकि एक प्रैग्मेटिक किस्म की वो इकोनॉमिक पॉलिसीज दी गई, जिसमें हमने कहा इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। और हमने ये कहा कि ये सबके लिए होनी चाहिए, ये अमीर, दरमियाना तबका और गरीब सबके लिए होनी चाहिए, और उसके लिए सब प्रोग्राम्स किए। मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स दे सकता हूं। नून लीग के चौथे और 5वें साल में 4.7 और 4.8% ग्रोथ हुई थी, हमारी 5.74 और 6% ग्रोथ हुई थी। ये जीडीपी की ग्रोथ है। एग्रीकल्चर में इनकी हाईएस्ट ग्रोथ जो हुई थी वो हुई थी 4.6%, हमारी हुई थी जो मेजर क्रॉप्स में 6.6%। उसके बाद अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग, मैंने बताया है 11.7%, इनकी हाईएस्ट थी 6.9%, मेजर डिफरेंस। और अगर फिर देखा जाए सर्विसेज सेक्टर में जो इनकी थी वो तकरीबन 5.5% थी, हमारी 6.2% थी। तो ये जो है ये हम बता रहे हैं आपको कि ये डिस्पाइट कोविड ये किया गया, और उसमें पाकिस्तान जो पीटीआई की एनुअल जो एम्प्लॉयमेंट थी वो थी तकरीबन 1.84 मिलियन, नून लीग की 1.1 मिलियन और पीपल्स पार्टी की 1.4 मिलियन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने कर रहे थे इतनी देर के बीच में, और रिजीम चेंज हो गई, एक कंस्पिरेसी हुई, हमें डिस्टेबलाइज कर दिया गया। और उस वक्त और आज में क्या हो रहा है? उस वक्त में मैंने आपको जीडीपी के नंबर्स बता दिए। हमारे रिजर्व जो 21 में थे वो 21 बिलियन थे,
और जब हम चेंज हुए उस वक्त तकरीबन 14 बिलियन थे, आज वो 8.4 बिलियन है। और ग्रोथ इस दफ़ा की जो प्रोजेक्टेड है वो 2% है, और वो भी शायद नहीं होगी। उसके बाद हमारे जो एक्सचेंज रेट था वो 178 था मार्च में टू अ डॉलर, अब वो 200 और आज की डेट में सुना है 235 हो गया, तो बेहतर हुआ है, 240 से 235 हुआ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो 12.2% थी वो आज 27.3% है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो 15% थी वो आज 29% है। ये क्यों हुआ? अगर आप देखें कि जो इन्फ्लेशनरी इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई हैं, वो पेट्रोल की कीमत 150 रुपए फी लीटर थी, आज 236 पे है। डीजल 144 थी, आज 250 पे है। इलेक्ट्रिसिटी जो 16 रुपए का यूनिट था, आज वो 26 पे है, और उसके ऊपर एड ऑन जब होते हैं तो वो तकरीबन 38 से 40 रुपए चला जाता है। लोगों की कमर तोड़ दी है। जिसकी 22,000 की इनकम है उसको 20,000 रुपए का बिल आ रहा है, और ये जो है ये यूनिवर्सल है, आप पूरे मुल्क में ये हो रहा है। उसके बाद गैस में इन्होंने 45% कहा है कि हम बढ़ा देंगे कीमतें, और ये कहा है सबसे छोटा तबका जो है उसको 235% उसकी इंक्रीज होगी। आटा जो 1100 रुपए 20 केजी का था, आज 1385 से लेके 2200 पे जा रहा है। 1385 पंजाब में मिल रहा है और बाकी जगहों पे 2200, जिसका मतलब है 110 रुपया किलो। प्याज 48 रुपए पे था, आज 88 रुपए पे है। दाल माश जो 241 केजी थी, आज 366 रुपए केजी है। इसी तरह आप दाल मसूर वो 157 थी, अब 331, हर चीज डबल हो गई है। चिकन 160, आज 271। घी जो 340 रुपए केजी का था, आज 568 है रुपए के। तो इतनी क्रिपलिंग जो है, जो आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन जब हो रही है, तो सोने पे सुहागा चेयरमैन साहब के। मिनिस्टर साहब मैंने इजाजत दी जी, प्लीज जी मिनिस्टर से इधर ही। सर मैं तो मेरे ख्याल में खाली उस पर कर रहा हूं। चलें मैं बोल देता हूं, कम से कम टेप तो हो गया। सर वो नोट करें, ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। वो ऑफिसर जी क्या कहेंगे? अच्छा, तो क्रिपलिंग इन्फ्लेशन है, गरीब आदमी पिस रहा है, और हमने जो बॉटम अप जनाबे वाला जो हमने प्रोग्राम शुरू किए थे, सेहत कार्ड 10 लाख रुपए फी घराने को, वो बंद कर दिया गया है। आज के टेप्स में भी आ गया, उन्होंने कहा जी यार खर्चा कम करने के लिए कर दो इसको बंद। दूसरा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को सराहाया गया पूरी मतलब वर्ल्ड बैंक वगैरह ने कि इससे बेहतर जो है इंटरेस्ट फ्री लोन्स एग्रीकल्चर के लिए, जो उसके लिए बिजनेस के लिए और घरों के लिए दिए नहीं जा सकते छोटे लोगों को, वो बंद कर दिया गया है। कामयाब जवान बंद कर दिया गया है, एहसास के और प्रोग्राम बंद कर दिए गए हैं। और ये जब इतनी इन्फ्लेशन हो रही है तो ये हो रहा है। तो पीडीएम ने एक ही मंत्रा थी, लैंड माइंस करके गए हैं पीटीआई वाले। हम क्या करें? ये तो इनका कसूर है। और कहने लगे कि ये आईएमएफ, जब तक आईएमएफ नहीं होगा ये हम लोग तो कुछ नहीं हो सकता, और रुपया गिर रहा है। चलें जी, आईएमएफ हो गया। अब आईएमएफ हो गया तो फिर क्यों ये रुपया गिरा है? फिर क्यों रुपया गिर रहा है और ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? तो और इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जो रुपया गिर रहा है वो इसलिए गिर रहा है कि लोग ये समझना चाहते हैं इस हुकूमत से कि जो आपकी लायबिलिटीज आने वाली हैं डॉलर में, मतलब यह है कि आपके पास जो आपने लोन पे रीपेमेंट करना है, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट के बीच में जो नंबर है वो देना है, वो तो आपने देना है ना। उसके डॉलर कहां से आएंगे? कोई डॉलर नहीं दे रहा।
दोस्त ममालिक जो है वो रोल ओवर कर रहे हैं, वो वैसे एडिशनैलिटी नहीं दे रहे। बाकी बायलैटरल भी बातें कर रहे हैं, किसी ने कोई एक टका नहीं दिया अभी तक। तो जब वो ये देखते हैं तो मार्केट नर्वस हो जाती है। मार्केट नर्वस यहां है सिर्फ नहीं हो रही चेयरमैन साहब, इंटरनेशनल मार्केट नर्वस हो गई है। इंटरनेशनल मार्केट में आपका पेपर जो आपके जो लोन्स हैं, यूरो बॉन्ड और सकूक्स हैं, वो 40-45% के डिस्काउंट पे बिक रहे हैं। 224 वाला जो है उसकी यील्ड 113% है। तो आपके 3-4 तरीके होते हैं जिससे आपके डॉलर आते हैं। एक एक्सपोर्ट्स है, वो गिर रही है, आपके रेमिटेंसेस गिर रही हैं, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर रही है। और उसको अगर ये डॉलर पूरा करेंगे तो कैसे करेंगे? आप बाहर जाएंगे, आप बाहर जाके बोरो करेंगे मार्केट से। वो मार्केट को क्या आप 113% पे आप ले सकेंगे? पैसे नहीं ले सकेंगे। सो मेरा कहना सिर्फ ये है कि इस वक्त एक डिजास्टरस सिचुएशन है और हमें अगर हम होते, हम क्या करते? क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हम क्रिटिसाइज करें और ये करेंगे। हम क्या करते? हम पहले जाके रूस से सस्ता तेल लेते। बड़ी देर से हम इनको कह रहे हैं, अभी ये बड़ी देर से कह रहे हैं, इनको अब समझ आ रही है कि वाकई हम ठीक कह रहे थे। फिर हम जो मल्टीलैटरल बायलैटरल वगैरह ये हैं, इनको कहें यार ये फ्लड्स वगैरह जो आए हैं ये हमारी वजह से नहीं आए, ये आपके करतूत हैं उनकी वजह से इधर आए हैं। तो हमें इंटरेस्ट फ्री लोन चाहिए, बाकी मुल्कों को मिल चुके हैं। ये डेट रीशेड्यूलिंग वाला जो काम है ना, ये नहीं चाहिए हमें पैसे एडिशनैलिटी चाहिए। IMF को कहें जनाब ये जो आपका प्रोग्राम है ये इसको रीनिगोशिएट करना है, हमें स्पेस चाहिए। हमें मैंने जिस तरह पहले कहा 750 अरब रुपया तो हमने वो है जो हमारा प्रोविंशियल सरप्लसेस हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब ने कोविड के ज़माने में जाके IMF से लिए और कुछ 850 अरब रुपया लिया। तो अभी हमें भी वो चाहिए कि हम वो करें। और कामयाब पाकिस्तान, सेहत कार्ड, कामयाब जवान, ये एहसास के प्रोग्राम हम शुरू करें फिर से, क्योंकि गरीब आदमी पिस रहा है इस वक्त। इस वक्त चेयरमैन साहब ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं। हमारे वक्तों में ये $120 पे भी गई हैं बैरल, अब ये कोई तकरीबन $80 पे आ गई। $80 पे तेल आ गया है इंटरनेशनल, और इन्होंने पिछले हफ्ते फिर बढ़ा दिए। वो क्यों बढ़ा दी है? इसलिए कि IMF की कंडीशनैलिटी है कि तुमने 500-855 अरब रुपया जो है वो आपने इकट्ठा करना है पेट्रोलियम लेवी की मद में। अरे भाई उनको कहें भाई ये नहीं हो सकता, हमारा बंदा पिस रहा है, जो जैसे जैसे प्राइस नीचे ऑयल की आएगी हम पास ऑन करेंगे, और ये नहीं कर रहे। हमारा जो बिलीफ है, मैं फ्लड्स पे बात नहीं करूंगा कि हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ये कहा है कि हमें आप टाइम दें, हम फ्राइडे को करेंगे। लेकिन एंड पे मैं ये कहूंगा चेयरमैन साहब, रिजीम चेंज जो था वो इकॉनमी की खातिर नहीं था, उसका मकसद इकॉनमी नहीं था, उसका मकसद था कि हम नैब का लॉ चेंज करें, उसका मतलब था कि हम जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उसको चेंज करें। वो नैब का लॉ चेंज हुआ तो आज दार साहब यहां बैठे हुए हैं। तो ये हमारा ये मकसद था इनका, और इसका हमारा मौक़िफ़ ये है कि जिस तरीके से ये इकॉनमी नीचे जा रही है, तो सबसे बड़ा इसका एक जो है रीज़न वो ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो ब्रीड करती है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई है। तो एक ही तरीका है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को खत्म करने का, और वो है फेयर एंड फ्रेश इलेक्शन इमीडिएटली। थैंक यू। थैंक यू जी।
थैंक यू मिनिस्टर आ गए ना जी। ऑनरेबल मोहसिन अजीज